हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के यू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट के प्रीवियस पेपर करा रही हूँ। ये जो पेपर है आपका साइंस का पेपर है, यानी पेपर 2 है और 2018 का ही पेपर है। तो इससे पिछली वीडियो में मैं आपको 2018 के साइंस के 15 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे यानी 16 से 30 तक के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो ऑप्शन ए F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है, या ऑप्शन डी F1 व F2 बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उसका जो परिमाण होता है वो सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसका परिमाण क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल F इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, ये क्या होता है आपका बल का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, एक स्पीसीज की दो विशिष्टियों में, एक जीनस की दो जीनसों में, एक फैमिली के दो जीनसों में, दो फैमिली के दो जीनसों में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एक स्पीसीज की दो विशिष्टियों में। ठीक है, क्या होंगे, साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, शिथिल होती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से क्या करता है, अपने स्थान पर टिका रहता है। ठीक है, जिन्हें पक्षाम्बी मांसपेशियां यानी सिलेरली मसल्स कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जिससे दूर और पास रखी वस्तु की का क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, रेटिना पर बनता है। इसलिए क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाने पर नेत्र की पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं तथा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है, वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हैजा, डिप्थीरिया या निमोनिया या मलेरिया। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम वंश के संकरण से फैलता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होता है किसके द्वारा होता है, मलेरिया के द्वारा होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहा जाता है, ओलेरीकल्चर, एविकल्चर, एपीकल्चर या पोमोलॉजी। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओलेरीकल्चर का अर्थ होता है आपका पोर्ट हर्ब। ठीक है, ये किसका अर्थ है, ये ओलेरी कल्चर का अर्थ है पोर्ट हर्ब की खेती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पोर्ट हर्ब की खेती। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या भार। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, घनत्व क्या होता है, वस्तुओं की मात्रा बदलने पर भी क्या होता है, बदलने पर क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब वो बदलता नहीं है वस्तुओं की मात्रा बदलने पर भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घनत्व का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू M अपॉन V, जिसमें जो P होता है वो आपका क्या हो गया, घनत्व हो गया, M जो होता है
द्रव्यमान होता है और जो v होता है वो क्या होता है आपका आयतन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा कौन, घनत्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, शरीर में क्या होता है, भंडारित नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो विटामिन ए, डी और ई हैं, ये क्या हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील कौन कौन से, ए, डी, ई, ये क्या होता है वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बी और सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं यानी ए, डी, ई जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, शरीर में भंडारित होते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे बी और सी, ये क्या होते हैं, शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल में घुलते हैं। जल में घुलने के कारण क्या होगा, जैसे ही हम जल में घुलनशील होने के कारण ये क्या होते हैं, शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रकरण कौशल अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है, तकनीकी कौशल अर्जित करना जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मूल्यों को ज्ञानाधार को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में क्या करना है, शिक्षार्थियों की मदद करने पर क्या करना है, बल देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में रचनाकार उपागम डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने, विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने में। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम किसकी ओर, विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में रोल प्ले की तकनीक को प्रभावी नीति बनाने का कारण यह है कि यह छात्रों को सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, यहाँ अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यहाँ अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने की अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। तो हस्त सिद्ध अधिकार क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका सही होता है, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक रबी और खरीफ की फसलों के बारे में कुछ लिखता है ताकि बच्चे समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य की संकल्पना के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी कौशल। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ठीक है, एक अध्यापक रबी और खरीफ की फसलों के बारे में कुछ लिखता है ताकि बच्चे समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक संकल्पना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। ऑप्शन ए फास्फोरस का, ऑप्शन बी सल्फर का, ऑप्शन सी कार्बन का, या ऑप्शन डी टिन का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कार्बन का। ठीक है, क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है कार्बन तत्व का एक अपरूप है। इसे क्या कहते हैं? C60 भी कहा जाता है, क्योंकि यह फ्लोरीन का सबसे सामान्य अपरूप होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे सामान्य अपर रूप। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? कार्बन का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।